नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं जितेंद्र वर्मा फ्रॉम मानस स्टडीज देहरादून। तो बच्चों, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा तभी आप फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कुछ हद तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी चीज़ों को इजीली समझ पाएंगे। टॉपिक कहने के लिए बहुत सिंपल है, बट बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इन न्यूमेरिकल्स को कैसे करें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। तो आई विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू आइडेंटिफाई द मोल फॉर एनी पर्टिकुलर रिएक्शन और फॉर अ सब्सटेंस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मोल होता क्या है, या मोल की रिक्वायरमेंट क्यों है, किस लिए मुझे मोल चाहिए, और मैं मोल से केमिस्ट्री को किस तरीके से इजी वे में समझ सकता हूँ। देखिए, अगर कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऑर्गेनिक में तो मोल का कोई काम है ही नहीं। भाई, अगर ऑर्गेनिक है तो वहां पर क्या है, बॉन्डिंग है, और अगर बॉन्डिंग है तो बॉन्डिंग के बीच में इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन है तो एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर वहां पर इंटरेक्शन हो रहा है, क्वांटिटेटिवली हम कुछ चीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए मोल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत सारे हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पे हमें मोल दिए होंगे और हमें एक पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, उसके फॉर्मूले को डिटरमाइन करने में हमें हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम मोल की बात करें बच्चे, अगर सबसे छोटा जो पार्टिकल है किसी भी मैटर का, हम बोलते हैं वो एटम है। एटम के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं ये बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें जो तीन इंपॉर्टेंट नीट और जेई टर्म से हमें याद रखने हैं वो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा ये टूट के और छोटे छोटे पार्टिकल्स बना सकते हैं, जिसमें न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मीजोन पार्टिकल्स, ऐसे कई सारे पार्टिकल्स हमें वहां पे मिलते हैं। बट हमारा जो नीट और जेई में मेन फोकस रहेगा वो इन्हीं तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर रहने वाला है। वी नो दैट कि जो न्यूट्रॉन है ये तो बेचारा न्यूट्रल है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और वहीं इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में मिलाकर हम न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉप चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दीज आर द थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, तो कलेक्टिवली हम उनको न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जैसा हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, तो वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब अगर हम इनके मास की बात करें, तो भाई न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम होता है। वहीं अगर प्रोटॉन के मास की बात की जाए तो प्रोटॉन का मास भी ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन के मास के जैसा ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें कभी इलेक्ट्रॉन के मास की, तो ये 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी है। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में
तो ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से बहुत कम होने वाला है। और अगर हम आपसे कहें तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अप्रोक्सीमेटली इतने टाइम्स कम होता है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन के। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का होना, उसके लिए मास का कंट्रीब्यूशन होना एटम्स के लिए एटम में नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो इसको अगर हम एक यूनिट के अकॉर्डिंग समझें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो है इसका मास 1 यूनिट है, यानी इट इज ए यूनिफाइड मास। प्रोटॉन का जो मास है भाई ये भी 1 है, और इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल माना गया है। अब क्योंकि इनका मास बहुत कम है, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमने इनको स्टडी करने के लिए इन सबको एक जगह पे इकट्ठा किया। और जब हमने इनको एक जगह पे इकट्ठा किया तो वहां पर एक ढेर बना, एक हीप बना। अब उसी हीप को क्या कहा गया? उसे कहा गया मोल। तो मोल क्या है? मोल इज अ हीप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स या पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। अब कितने पार्टिकल होंगे जो मोल को कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना बड़ा ढेर मुझे बनाना पड़ेगा, और मैं कैसे उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर कैलकुलेट कर सकता हूं, वो सब हमें पढ़ना है। देखिए, मोल को अगर हम कहें तो मोल क्या हो गया? मोल हो गया सिंपली हीप ऑफ पार्टिकल्स। हीप का मतलब एक ढेर। तो बहुत सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा किया गया और उनको एक जगह पे रख दिया गया, और उस ढेर को मैंने क्या कहा? मोल कहा। अब कितने पार्टिकल्स होंगे मोल में? तो मोल सबसे पहले मुझे क्या बता रहा है भाई? मोल बता रहा है मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। फिर सबसे पहले तो हमें यही पता चला कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम 1 दर्जन की बात करें तो 1 दर्जन का मतलब हुआ 12, यानी कहीं भी अगर हमें 12 पार्टिकल्स एक साथ दिखाई देंगे, वो पेन हो सकता है, बनाना हो सकते हैं, एप्पल हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे? वो कितना है? वो 1 डजन है। बट अगर मोल की बात की जाए तो मोल में कितने पार्टिकल होंगे भाई? तो 1 मोल जो होता है इसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। आप चाहें तो इसको अप्रोक्सीमेटली 6.0 भी लेके अपना काम चला सकते हैं, लेकिन सिर्फ अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने के लिए else you have to take 6.022 into 10 to the power 23। तो एक मोल में इतने पार्टिकल हुए। अब ये वाला जो नंबर है ये एक्चुअली आया कहां से? तो इस नंबर को हम सबसे पहली बात क्या कहते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं अवोगाड्रोस नंबर। क्या कहेंगे इसे? अवोगाड्रो नंबर कहेंगे, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर मेरे पास 1 मोल सपोज पेन है, इसका मतलब मेरे पास कितने पेन है भाई? मुझे 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पेन्स मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो मोल क्या हुआ? ये नंबर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो डजन मतलब 12, मोल मतलब अवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब ये नंबर कहां से आएगा? तो ये जो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 का नंबर हमें मिल रहा है, ये नंबर हमें कहां से मिल रहा है?
तो 1 मोल में हो गए 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज। इतनी एंटाइटीज हमें मिली। तो एक्चुअली ये वाला जो नंबर है, ये नंबर कहां से आया भाई? दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो अगर हमारे पास कार्बन का 12 आइसोटोप है, वी नो दैट आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा, यानी उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे लेकिन न्यूट्रॉन क्या होगा? डिफर होगा। इनको हम क्या कहेंगे? इनको आइसोटोप्स कहते हैं। तो कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। कार्बन 12 नेचर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, अराउंड 99% के आसपास। तो जो हमारा रेफरेंस यहां पर है वो कौन है? वो हमारा C12 एटम है। तो अगर आपके पास में 12 ग्राम कार्बन एटम है तो उसके किसके? C12 आइसोटोप्स के, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे दैट इज व्हाट कॉल्ड अवोगैड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23। तो रेफरेंस क्या है? कार्बन 12 है, ठीक है। और कार्बन 12 का भी कौन सा भाई? आइसोटोप। अब आइसोटोप्स को अगर थोड़ा सा डिफाइन कर ले बेटा, यहीं पे साथ साथ चलते हैं। आइसोटोप्स क्या हुए? आइसोटोप्स वो हुए जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, Z की वैल्यू सेम होने वाली है, एंड दे हैव डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर इनका डिफरेंट है, इसको हम लिख लेते हैं A। तो जो कार्बन है इसके 3 आइसोटोप्स हमारे पास हैं, कार्बन 612, कार्बन 613 एंड कार्बन 614। 3 आइसोटोप्स हमें मिले, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है उसके भी 3 आइसोटोप्स हमें मिलते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3, यानी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। नीट और जेई में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट ईयर भी आया था कि ट्रीटियम आपको दिया हुआ था और पूछा था इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे या ये किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस नीट और जेई में कई बार पूछे हुए हैं। अब अगर हम यहां पर बात करें आइसोटोप की, तो आइसोटोप में डिफरेंट क्या है? आइसोटोप में डिफरेंट है मास नंबर। क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे? व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन? व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल? तो इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं और फिर इनको। तो हमारे पास में भाई एक कार्बन 612 हुआ, एक कार्बन 613 हो गया और एक कार्बन 614 हो गया। अब जो एटॉमिक नंबर होता है ये हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में, या हम लिख सकते हैं ये हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अगर हम किसी न्यूट्रल एटम को कंसिडर करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी आयंस की बात होगी, वेदर इट इज कैटायन और एनायन, तो उस पर्टिकुलर केस में एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को इंडिकेट करेगा। इलेक्ट्रॉन के लिए हमें गेन और लॉस जो हुआ है, वेदर इट इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के नंबर्स में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा? चलिए भाई, अब मास नंबर क्या होता है?
मास नंबर हो गया आपके पास में, ये आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो हम इनको कलेक्टिवली कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो अगर मुझे यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो मैं सिंपली लिख सकता हूं न्यूट्रॉन क्या हो गया बेटा, ए माइनस जेड हुआ। तो यहां पर अगर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो प्रोटॉन कितने हो गए भाई, इसमें 6 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गए, न्यूट्रॉन कितने हो गए, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। अगर हम कार्बन 13 की बात करेंगे, प्रोटॉन कितने हुए बेटा, 6 हुए, इलेक्ट्रॉन कितने हुए, ये भी 6 हुए, न्यूट्रॉन कितने हो गए, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। चेंज हो गए भाई न्यूट्रॉन, यहां पर 6 6, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। अब इसकी जरूरत क्या है, जरूरत यह है कि क्वेश्चन आया कि भाई जब हम आइसोटोप्स की बात करेंगे तो आइसोटोप्स में क्या डिफरेंट होता है। तो मैक्सिमम बच्चा लिख के आता है कि आइसोटोप में ना मास नंबर डिफर करता है, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है भाई, आपको कई सारे स्टेटमेंट दे देगा और फिर पूछेगा इनमें से बताओ कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, या असर्शन रीजन में आपको इस तरीके से जेई और नीट में फंसाया जाता है। तो आपने पढ़ा कि भाई आइसोटोप्स में मास नंबर डिफरेंट होता है, एक स्टेटमेंट हुआ इन आइसोटोप मास नंबर इज डिफरेंट, बिल्कुल ठीक है। इन आइसोटोप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। अब यहां पर सोचना पड़ेगा, तो इसलिए आपको न्यूट्रॉन को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब आप आइसोटोप्स में जाते हैं तो डिफर करते हैं। अब क्योंकि यहां पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है आइसोटोप्स में, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। ये लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और रॉन्ग, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है। तो अब यहां पर प्रोटॉन मिल गए, इलेक्ट्रॉन मिल गए, न्यूट्रॉन मिल गए। अब इनके मास देख लेते हैं भाई। अब प्रोटॉन का जो मास है वो 1 यूनिट होता है, इसका मतलब इस केस में मास कितना होगा, 6 यूनिट, क्योंकि हमारे पास 6 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। न्यूट्रॉन का मास भी कितना हो गया, 6, तो टोटल मास आपको कितना मिला, ये मिला 12 यूनिट। ठीक है, इस यूनिट को अभी हम एएमयू की टर्म में भी डिफाइन करने वाले हैं। अब यहां पर अगर कार्बन 13 में देखें भाई 6u, यहां पे कुछ नहीं मिलेगा, यहां पे 7u, तो टोटल मास कितना मिल गया आपको, 13u मिला। इसी तरीके से प्रोटॉन का मास 6u, इलेक्ट्रॉन का मास कुछ नहीं, इसका 8u, तो टोटल मास आपको कितना मिला, यहां पर 14u मिला। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो आपसे रेशो पूछ सकता है कि अगर मेरे पास कार्बन 13 आइसोटोप है और कार्बन 14 आइसोटोप है तो उनके मास रेशो क्या हो सकते हैं। तो मैं कहूंगा मास रेशो कितना होगा, कार्बन 13 कार्बन 14 का, इट विल बी 13:14। ये सिंपल मास रेशो मेरे पास निकल गया। ठीक है, या अगर प्रोटॉन का पूछ रहा है बेटा तो प्रोटॉन का 1:1 आने वाला है, अगर न्यूट्रॉन पूछेगा तो न्यूट्रॉन का 7:8 आएगा, और अगर टोटल पूछ रहा है तो वो 13:14 आपको लिखना है।
क्योंकि जेई में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आपको मिलते हैं जहां पर थोड़ा सा हट के रेशो की बात, प्रोडक्ट की बात, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब की बातें थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब ठीक है सर, समझ में आया, मास नंबर मुझे समझ में आ गया, आइसोटोप समझ में आ गए, एटॉमिक नंबर समझ में आया, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, न्यूट्रॉन आ गए, मास आ गया, रेशो आ गया। अब आगे क्या, आगे समझते हैं। अब उसने आपसे कहा कि आपके पास एक कोई सब्सटेंस है एक्स, कोई एक एलिमेंट मान लेते हैं, एक एलिमेंट है एक्स। इस एलिमेंट एक्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, लेट्स से ये 6 है, और इसका जो मास नंबर है, या न्यूट्रॉन लिख देते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 8 है। तो यहां पर प्रोटॉन 6 हो गए, न्यूट्रॉन 8 हो गए, तो जाहिर सी बात है भाई इलेक्ट्रॉन भी हम कितने लिखेंगे, यहां पे 6 ही लिखने वाले। अब क्वेश्चन में उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर मैं न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को डबल कर दूं तो मास पे क्या फर्क पड़ेगा। तो क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ है कि इफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर डबल, भाई दोनों को आपने डबल कर दिया, तो मास रेशो आपको फाइंड आउट करना है कितना यहां पे होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, एक्स को। यहां पे भाई प्रोटॉन की वजह से कितना मास आपको मिलेगा, 6 यूनिट। न्यूट्रॉन की वजह से कितना मिला, 8 यूनिट। और इलेक्ट्रॉन की वजह से तो कुछ नहीं, तो टोटल यहां पे कितना आया आपके पास, 14 यूनिट आपको यहां पे मिला। अब प्रोटॉन तो सेम है भाई, तो प्रोटॉन का मास तो उतना ही रहेगा, 6 यूनिट। न्यूट्रॉन को उसने कर दिया डबल। अब अगर न्यूट्रॉन डबल हुए तो इसका मतलब पहले कितने न्यूट्रॉन थे हमारे पास में, 8। अब कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 16। सो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास में आ गया 16 यूनिट। इलेक्ट्रॉन भी उसने डबल कर दिए, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास में, 6 थे। अब हमने इसको डबल किया तो कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। अब गलतियां कहां पे होती हैं, गलतियां हम ये करते हैं, हम बोलते हैं भाई इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों को डबल कर दिया, इसका मतलब मास भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बट हमें ध्यान रखना है बच्चा कि इलेक्ट्रॉन मास का जो मास होता है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट किसके रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट। तो इसका मतलब यहां पर जो मास कंट्रीब्यूटर है वो कौन है, वो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो 16 प्लस 6 कितना हो गया, ये आ गया 22 यूनिट। यानी अगर मैं यहां पर मास रेशो फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास मास रेशो कितना आएगा, ये हमारे पास में आने वाला है 14:22, दैट इज 7:11। इस तरीके से हमें ये करना है।